हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक नया केस जो कि लॉ की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके सिवा जो यूपीएससी के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो अपियर होने वाले हैं उनके लिए ये केस इम्पोर्टेंट है। तो ये केस बेस्ड है मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर, जिन्होंने शरिया कोर्ट्स जो कि मॉस्क के द्वारा चलाए जाते हैं उनको इल्लीगल कोर्ट करा है। तो आइए देखते हैं एक पर्सपेक्टिव कि शरिया कोर्ट्स के रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करते हैं ये किसी का ओपिनियन नहीं है, किसी ने अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जो कि कोर्ट की जजमेंट के तहत देखा जाता है, और जितने भी न्यूज़ मीडिया में चीज़ें कवर करी जाती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन इंक्लूड करी जाती है। तो पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा जाता है। ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं, आयुष सांघी। आइए देखते हैं शरिया लॉ के रिगार्डिंग मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और पास्ट कौन कौन से केसेस इसके तहत डिसाइड हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेनिफिशियल रहेगा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट का एग्जाम हो, आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो, फैकल्टी ऑफ लॉ का एग्जाम हो, एलेट ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो, यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। तो ये सारे के सारे वीडियोस आप तक ला रहा है स्टडी आईक्यू। आइए देखते हैं शरिया लॉ के रिगार्डिंग जजमेंट्स की क्या महत्वपूर्णता रहती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है इस लॉ के रिगार्डिंग। इंडिपेंडेंस के पहले, यानी कि फ्रीडम मिलने के पहले ब्रिटिश जजेस जो कि हिंदुस्तान में हुआ करते थे उनको असिस्ट किया जाता था मुफ्ती और काजीज द्वारा। तो मुफ्तीज एंड काजीज यूज्ड टू असिस्ट द ब्रिटिश जजेस। तो यहाँ पे जो भी जुडिशल फंक्शंस डिस्चार्ज होते थे इसमें ब्रिटिश जजेस की हेल्प करने वाले मुफ्ती और काजी रहते थे। तो काजी एक्ट ऑफ सन 1880 ने डिप्राइव करा था काजीज ऑफ द जुडिशल पावर्स। काजीज को उनकी जुडिशल पावर से डिप्राइव किया गया था। तो ब्रिटिश कोर्ट्स ने मुस्लिम पर्सनल लॉज पे जजमेंट्स यानी कि टिप्पणी देना शुरू करी। तो उसी के तहत शरिया कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने की डिमांड रखी गई इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, बट इस चीज को नहीं माना गया। दिस रिक्वेस्ट वाज नॉट कंसीडर्ड। तो इसी के तहत ये डेवलपमेंट जो रही थी, इसने एक स्टेट सेट करा कि शरिया कोर्ट्स को बिहार में सन 1920 के आसपास एस्टैब्लिश किया गया। तो ये है शरिया कोर्ट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर केस के रिकॉर्डिंग और इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो आप ध्यान रखें, काजीज एक्ट ऑफ 1880 इन्हें डिप्राइव करा था काजीज को उनकी जुडिशल पावर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हुए हम आते हैं कि मैटर इस वीडियो का क्या है। बहुत सारे मॉस्क्स जो इस कंट्री में लोकेटेड हैं वो शरिया कोर्ट्स के बेसिस पे काफ़ी चीज़ें रन करते हैं। वो शरिया कोर्ट्स के बेसिस पे रन करते हैं, शरिया कोर्ट्स को रन करते हैं जो कि मुस्लिम शरीयत लॉ पे बेस्ड है। तो सोर्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया इज द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इस लॉ का नाम ध्यान रखें, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 यानी कि 1937। तो ये जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं ये सारे के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टेटेड नहीं है। तो इन सबको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और जो ये बॉडीज रन करती हैं इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का नाम दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई हुई बॉडीज जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भिन्न प्रकार के कोर्ट्स के पैरेलल के साथ साथ ही चलती हैं। तो सबसे बड़ा मैटर ये है कि इन सब मॉस्क्स के पास इस लॉ के तहत ये पावर है कोर्ट्स की तरह एक्ट करने की। तो केस जो कि पहले हो चुका है इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हुए आपको समझाऊंगा जो मद्रास हाई कोर्ट की रीसेंट डेवलपमेंट है। तो एक व्यक्ति थे अब्दुल रहमान के नाम से, वो एक एनआरआई थे यूके से। इन्होंने शरिया कोर्ट को अप्रोच करा कि ये अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहते। तो कोर्ट नेम्ड मक्का मस्जिद शरिया काउंसिल इन चेन्नई टू गेट रीयूनाइटेड हिज वाइफ। तो इन्होंने इस कोर्ट को अप्रोच करा कि अपनी वाइफ से रीयूनाइट होना चाहते हैं।
तो इसके तहत केस ये उठा कि इन दोनों को रीयूनाइट करने की जगह, इन दोनों को मिलाने की जगह रहमान जी ने जो क्लेम करा, इसके हिसाब से शरिया कोर्ट ने उसको तलाक देने के लिए प्रेशराइज करा। दे पुट प्रेशर ऑन हिम टू डिवोर्स हिज वाइफ आफ्टर ही अटर्ड ट्रिपल तलाक। जब उन्होंने तलाक 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 3 बारी बोला तो उसके तहत उनको अपनी वाइफ से अलग होने के लिए प्रेशराइज करा गया। तो ही प्लीडेड दैट ही हैड चेंज्ड हिज माइंड एंड दैट ही वांटेड टू रीलिव विद हर। तलाक देने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और वो उनके साथ रहना चाहते थे, अपनी बीवी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शरिया कोर्ट उनको अलाउ नहीं कर रहा था। तो इस चीज से तंग आकर अब्दुल रहमान ने मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच करा, ये स्टेट करके कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन लोगों को शरिया कोर्ट के तहत रोका जाता है अपनी वाइफ से रीयूनाइट होने के लिए, जहां पे उनको एक चीज परफॉर्म करने के लिए या फॉलो करने के लिए प्रेशराइज करा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो सफर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्ट के तहत। तो इस चीज के तहत उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील करी। फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट की जजमेंट आई जहां पे हाई कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली स्टेट करा, और इस जजमेंट को बहुत ध्यान से आप लोग सुने। यहां पे ये स्टेट करा गया कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप रहे, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था मॉस्क, चाहे वो टेम्पल हो, मंदिर हो, मॉस्क हो या चर्च हो, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो, उसको अगर आप किसी और काम के लिए यूज कर रहे हो अदर देन प्रेयर्स, पूजा, किसी भी चीज के लिए अगर आप यूज करते हैं अदर देन प्रेयर्स, मोर स्पेसिफिकली टू क्रिएट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स, अगर आप किसी तरह का कोर्ट बनाने की कोशिश करते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, अगर आप किसी तरह की बॉडी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, तो ये चीज अथॉरिटीज के बर्दाश्त के बाहर होगी और अथॉरिटीज इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो अथॉरिटीज आर बाउंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ऐसा इनकी ड्यूटी है। तो इसके तहत ये चीज कोर्ट ने स्टेट करी कि अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है, कोई भी है, वो पूजा के सिवा, प्रेयर के सिवा और कोई काम नहीं कर सकते और कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर करा स्टेट गवर्नमेंट को टू इंश्योर दैट कोर्ट का ये डिसीजन ऐसा ही सही चले और ऐसे कोर्ट्स फंक्शन ना करें, सच कोर्ट्स डू नॉट फंक्शन। और ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत आता है। तो ये ऑर्डर स्पेसिफिक मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट नहीं था। तो इस ऑर्डर ने पुलिस के हाथ में एक पावर दे दी और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे तमिलनाडु के, उन लोगों ने ऐसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, यानी कि ऐसे कोर्ट्स को बंद कराने की अपील रखी, चाहे वो मुस्लिम्स रन करें, क्रिश्चियंस रन करें या हिंदूज रन करें। तो इस चीज के तहत सारा का सारा डिबेट शुरू होता है। तो मुस्लिम लॉ के तहत आप ये ध्यान रखें कि मद्रास हाई कोर्ट की जब जजमेंट आई थी तो उन्होंने ये क्लेम करा था कि ऐसे कोर्ट्स को फंक्शन नहीं करना चाहिए। एक बात तो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ऐसे कोर्ट्स किसी भी रिलीजन के तहत फंक्शन नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप रहे, वो किसी भी तरह की प्लेस ऑफ वर्शिप हो, ऐसे कोर्ट्स फंक्शन नहीं कर सकते। और कोर्ट्स के सिवा अगर कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि संविधान में स्टेटेड नहीं है, वो भी फंक्शन नहीं कर सकती। ये हाई कोर्ट जजमेंट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया था। तो इसमें पुलिस को पावर मिल गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को पावर मिल गई। लेकिन इस हाई कोर्ट के तहत, इस हाई कोर्ट जजमेंट के तहत कुछ एम्बिग्विटीज थी, कुछ कंफ्यूजन था, कोई चीजें मिसिंग थी। तो वो क्या क्या चीजें मिसिंग थी, ये जब आप लोग जानेंगे तो आपको इशू समझ में आएगा कि आज तक क्यों ये चीज पूरी तरीके से इन्फोर्स नहीं हो पा रही है। तो हाई कोर्ट के जजमेंट के तहत इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये ऑर्डर अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ उन शरीयत कोर्ट्स के लिए जो फंक्शन करते हैं मॉस्क से, या उनके लिए भी ऑपरेट करता है जो मदरसों से या किसी भी नॉन रिलीजियस प्लेस, यानी कि किसी भी नॉन वर्शिपिंग प्लेस से ऑपरेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्विटी थी, क्योंकि ये जजमेंट शरिया कोर्ट्स पे टारगेटेड नहीं था, जिसकी वजह से आप क्या इन चीजों पे भी अप्लाई करोगे ये जजमेंट या नहीं करोगे, ये चीज एम्बिगुअस थी, ये चीज डिसाइडेड नहीं थी। उसके बाद इसके कंटिन्यूएशन में ऐसे बहुत सारे शरीयत कोर्ट्स थे जो कि इमाम लोग हैंडल करते थे, या इमाम लोग इस चीज़ को हेड करते थे, जो कि प्रेयर लीडर्स होते हैं। और इस्लामिक स्कॉलर्स जो कि मॉस्क से एसोसिएटेड हैं, मदरसों से एसोसिएटेड हैं, या किसी भी रिलीजियस या नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, ये ऑपरेट करते थे उन जगहों से जो कि मॉस्क नहीं थे, तो यहाँ पे जो कि मस्जिद नहीं थे। तो यहाँ पे लीगल क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये एम्बिग्विटी, यानी कि ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रह गया हाई कोर्ट की जजमेंट देख के। तो एक लीगल क्लैरिफिकेशन इस सब्जेक्ट पे नहीं था जो कि चाहिए था। तो जुलाई 2014 में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डिक्लेयर करी कि शरिया कोर्ट्स जो कि इस्लामिक क्लेरिक्स, यानी कि इमाम, यानी कि जो प्रेयर लीडर्स हैं, वो जो रन करते हैं, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है।
यानी कि जब वो कोई कुछ प्रोनाउंस करते हैं तो उस चीज़ को लीगली बाउंड नहीं माना जा सकता है, और उनके जो ऑर्डर्स हैं वो जिन लोगों पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वो बाइंडिंग नहीं रहेंगे, दे विल नॉट स्टे बाइंडिंग। और उन ऑर्डर्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उन कोर्ट्स ऑफ लॉ की बात हो रही है जहां पे चैलेंज किया जा सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज पे क्लैरिटी नहीं दी। तो यहां पे ये जान लें कि जो भी जजमेंट आया था मद्रास हाई कोर्ट के तहत वो अप्लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में ही। जाहिर सी बात है वो तमिलनाडु स्टेट में अप्लाई करेगा, उस स्टेट का हाई कोर्ट है। इसके सिवा एक 2014 का केस है, दरुल काजा केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है। तो ये एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट के बेसिस पे एक केस है। उनका नाम था विश्वलोचन मदान। विश्वलोचन मदान ने चैलेंज किया वैलिडिटी ऑफ द पैरेलल कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पैरेलल यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बन के चलते हैं, और इनको वो इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं जैसे कि दरुल काजा, दरुल इफ्ता, दरुल उलूम देवबंद, जो कि ऐसे फतवा इशू करते हैं इन कोर्ट्स के तहत। तो क्या इन कोर्ट्स के तहत दिए गए लीगल ओपिनियन की वैलिड आर्ग्यूमेंट है? क्या इनको बाइंडिंग होल्ड करा जा सकता है? इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क है, इन सब चीज़ों पे सवाल उठता है। तो यहाँ पे विश्वलोचन मदान जो कि एडवोकेट थे, उन्होंने ये साइड करा, एक एक महिला की व्यथा यहाँ पे जाहिर करी। एक केस ऑफ वुमन इमराना who was asked by Darul Uloom Deoband to leave her husband and children and live with her father-in-law who had raped her। तो यहाँ पे केस शुरू होता है कि जो उनके फादर इन लॉ हैं जिन्होंने उनका रेप करा था, अपने सारे घर बार को छोड़कर वो अपने फादर इन लॉ के साथ रहने लगे। तो इसके तहत यहाँ पे उन्होंने इस केस के तहत या इस केस के अगेंस्ट उन्होंने ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। मदान ने ये आर्ग्यू करा कि शरिया कोर्ट्स इलीगल इंटरफेरेंस करते हैं लोगों के रिलीजियस मैटर्स में और उनकी सोशल फ्रीडम में, जो कि मुस्लिम सिटीजन्स हैं, और फंडामेंटल राइट जो मुस्लिम्स को अवेलेबल है वो चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है शरीयत कोर्ट्स द्वारा। तो मुस्लिम्स कैनॉट बी कंट्रोल्ड एंड कर्टेल्ड बाय फतवाज इशूड बाय काजीज एंड मुफ्तीज अपॉइंटेड बाय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपॉइंट करा है, आप उसके बेसिस पे उनको चला नहीं सकते, ये उनके फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, उल्लंघन है। तो मदान द्वारा ये चीज बताई गई, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स के एडजुडिकेशन ये एसेंशियल है द फंक्शन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। तो मदान जी के हिसाब से ऐसे जो डिस्प्यूट्स रह जाते हैं वो एक सॉवरेन स्टेट की फंक्शनिंग पे एक तरीके का इम्पेडिमेंट रहते हैं, एक रोड ब्लॉक रहते हैं, जो कि कभी भी एब्डिकेट या पार्ट विद नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दरुल काजा केस 2014 द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, ध्यान रखें दरुल उलूम देवबंद सेक्ट है जिन्होंने ये चीज़ बोली कि वो अपने फादर इन लॉ के साथ रह सकते हैं। तो ये चीज़ केस कोर्ट में आई थी 2014 में। तो इस केस के तहत क्या डिसाइड हुआ था ये आपको टाइमलाइन के साथ मैं समझाता हूं। अ टॉप कोर्ट सेड इस्लामिक जजेस हु इंटरप्रेट रिलीजियस लॉ, जो कि इस्लामिक जजेस हैं जो रिलीजियस लॉज को या एक वर्शिप की प्लेस जो कि रिलीजियस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट सुनाते हैं, वो तभी रूल पास करते हैं जबकि इंडिविजुअल्स उनके लिए वॉलंटरली सबमिट करें। वॉलंटरली मतलब अपने आप इनकी बात माने, रिलीजियस लॉज की बात माने। टू देम एंड द डिसीजंस और फतवाज आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इनके जो डिसीजंस हैं या फतवा हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि इन कोर्ट्स को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ ऐसा स्टेट करा गया था कि इन चीज़ को हटाना चाहिए, ये प्रोनाउंस करे हुए जजमेंट्स ये सब बाइंडिंग नहीं रहेंगे। तो उन्होंने रेस्ट्रेन करा ऐसे फोरम्स के जैसे कि दरुल काजा, दरुल इफ्ता, दरुल उलूम देवबंद फ्रॉम गिविंग वर्डिक्ट्स। ये कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते बिकॉज ये कोर्ट ऑफ लॉ की पावर नहीं रखते हैं। ये फतवा इशू नहीं कर सकते उन पर्सन के अगेंस्ट हु इज नॉट बिफोर इट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स मेड बाय स्ट्रेंजर्स। ये कोई भी स्ट्रेंजर करे उसके बेसिस पे उस पर एक्शन ले लिया जाए, ये इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। रिलीजन कैनॉट बी अलाउड टू बी मर्सीलेस टू द विक्टिम। ये लाइन ध्यान रखें, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेटेड थी कि रिलीजन किसी भी तरह का रिलीजन, किसी भी तरह की प्लेस ऑफ वर्शिप को आप किसी भी विक्टिम के लिए, किसी भी सफरर के लिए या किसी भी प्रेयर देने वाले या किसी भी इंसान के अगेंस्ट होल्ड नहीं कर सकते जो कि उसके ऊपर मर्सिलेस हो, जो कि उस पर अत्याचार करे। फेथ कैनॉट बी यूज्ड एज अ dehumanizing force. Fatwas touching upon the rights of an individual at the instance of rank strangers may cause irreparable damage and therefore would be absolutely uncalled for. ये चीज़ बहुत दंगे क्रिएट कर सकती है, तो ये वायलेट करेगा हमारे ह्यूमन राइट्स को। तो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं इन केसेस के तहत, जिसकी वजह से यहाँ पे आप पनिश नहीं कर सकते किसी भी इनोसेंट को जो कि
ऐसा नहीं करना चाहता या जिसको इन लॉस के तहत फोर्स करा जाता है, इनको प्रेशराइज करा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करें। तो ऐसे ऐसे कई तरह के फतवे इशू करे थे। तो ये आप जैसा कि ये टाइमलाइन देख सकते हैं, ऐसे कई तरह के फतवे थे। दिसंबर 2010 में दारुल उलूम देवबंद हैड इशूड सम कंट्रोवर्शियल डिक्टेट अगेंस्ट जीन्स, जीन्स नहीं पहन सकते, टाइट फिटिंग के आउटफिट्स, टॉप्स नहीं पहन सकते, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं कर सकते या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करना बुरा माना जाता है। तो ये सेमिनरी कॉल्ड द आउटफिट्स इनअप्रोप्रिएट एंड इवन आस्क्ड कपल्स वांटिंग टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव टू फर्स्ट सीक द ओपिनियन ऑफ अ हकीम और यूनानी प्रैक्टिशनर। ये वो परमिशन लें, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कॉन्डम को यूज कर पाएंगे। उसके बाद जनवरी 2012 में एक फतवा इशू हुआ जो कि मध्य प्रदेश में इशू हुआ था, जहां पे मुस्लिम्स को बैन किया गया था फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल इवेंट टू होल्ड मास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने से इन लोगों को रोका गया था। इसके अगेंस्ट फतवा इशू हुआ था। अगस्त 2013 में फतवा इशू किया गया था। मेरठ के एक क्लेरिक यानी कि इस्लामिक प्रीस्ट ने फतवा इशू करा था, जहां पे उन्होंने बच्चों का नाम नेमिंग चिल्ड्रन आफ्टर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान के पीछे अगर बच्चों का नाम रखा गया है तो उसके अगेंस्ट फतवा इशू करा गया था। तो क्लेरिक पॉइंटेड आउट दैट दीज एक्टर्स रिलीज देयर फिल्म्स ऑन ईद, ये ईद पे रिलीज करते हैं और पूरे के पूरे फेस्टिव सीजन का एडवांटेज देते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए सोसाइटी को। सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, पैसा बहुत कमाते हैं। इस वजह से इनके नामों के अगेंस्ट फतवा इशू करा गया था। सितंबर 2013 में ऐसा ही कुछ फतवा था दारुल उलूम द्वारा, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि फोटोग्राफी करना एक इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटी है और एक तरह का पाप है। फोटोग्राफी इज अन इस्लामिक, मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू गेट देयर फोटोज क्लिक्ड अनलेस इट इज फॉर एन आइडेंटिटी कार्ड और फॉर मेकिंग अ पासपोर्ट। इन चीजों के सिवा आप नहीं इशू कर सकते, यू कैनॉट इशू और यू कैनॉट क्लिक द फोटोग्राफ्स। तो ऐसे कई कई तरह के फतवा इशू किए गए हैं इन सब पैरेलल कोर्ट्स एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साइड किया था इस 2014 के केस में। तो आप समझ सकते हो, देखिए कैसी कैसी चीज़ों पे फतवा इशू करा है। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि लोग किस बेसिस पे केस किया करते थे। उसके सिवा जो तीसरा केस है वो है शाहबानो केस। शाहबानो केस एक बहुत ही पॉपुलर केस है, जहां पे एक इंसान अहमद खान नामक इंसान ने 1975 में अपनी वाइफ शाहबानो बेगम शाहबानो को, जो कि 62 साल की थी, उनको डिवोर्स करा था। उन्होंने उसको मेंटेनेंस यानी कि एलिमनी और उनके रहन सहन के खर्चा देने से भी मना कर दिया था। तो इसके तहत इसके अगेंस्ट उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट पिटिशन फाइल करी अप्रैल 1978 में सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 125 के तहत, बिकॉज ही हैड स्टॉप्ड गिविंग हर मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस देना स्टॉप कर दिया था। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी ये स्टेट करता है कि वाइफ जो कि बिना किसी इनकम के है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और हस्बैंड ने निग्लेक्ट करा है या तलाक दे दिया है और या उसके साथ रहने से मना कर दिया है, उनको ये चीज़ एलिमनी मिलना या मेंटेनेंस मनी मिलना ज़रूरी है, विच इंक्लूड्स डिवोर्स्ड वाइफ, जिस वाइफ को डिवोर्स कर दिया गया है और जो कि दोबारा जिसकी शादी नहीं हुई है, जो रीमैरिड नहीं है। तो उसके तहत जो भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो इन लोगों को दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा था अहमद खान को कि वो महीने के हिसाब से इतने रुपए शाहबानो को देंगे। अहमद खान हाउएवर अप्रोच अगेंस्ट द जजमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट होल्ड करा और यहाँ पे उनका कंटेंशन ये था कि डिवोर्स अगर कर दिया जाए किसी भी फॉर्म में तो हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन खत्म हो जाता है। डिवोर्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रिलेशन विद हिज डिवोर्स्ड वाइफ इज हराम एंड अगेंस्ट इस्लाम, दस ही इज नॉट लायबल टू मेंटेन हर। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था शाहबानो केस में। उसके अगेंस्ट अहमद खान ने ये दलील रखी, उनका कंटेंशन ये था कि डिवोर्स देने के बाद अगर आप वाइफ को, अपनी पत्नी को किसी भी तरह के रहने के खर्चे या मेंटेनेंस के खर्चे देते हैं तो ये उनके रिलीजन के अगेंस्ट है, इस्लाम के अगेंस्ट है। इस वजह से उनकी कोई भी लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपनी वाइफ की तरफ कि वो उनको मेंटेनेंस चार्जेस दें, क्योंकि ये अपने पर्सनल लॉ के तहत बोलते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड क्या हुआ, मुस्लिम बॉडीज यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो AIMPB है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जमियात उलेमा ए हिंद जॉइंट द केस एज इंटरवीनर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा जजमेंट को अपहोल्ड करा और इस अपील को खारिज करा। ये एक बहुत ही अहम जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के करियर में, जो कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दी थी जिसको हिस्टोरिक जजमेंट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जुडिशरी में, लॉ में, कानून में, एडवोकेट्स में एक तरीके से एक फेथ रीइंफोर्स करा था, जो कि वेयर जस्टिस बिकम्स बिफोर, जहां पे कानूनी तौर पे अगर आपको जस्टिस मिलता है तो वो रिलीजन किसी भी धर्म के पहले किसी भी इक्वालिटी के साथ आता है। तो इक्वालिटी कम्स बिफोर रिलीजन, राइटियसनेस एंड राइटियसनेस कम्स बिफोर रिलीजन।
तो इक्वालिटी एंड राइटियसनेस बोथ कम बिफोर रिलीजन, ये रिलीजन से पहले आते हैं। तो अगर आपने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है जो इक्वालिटी को या राइटियसनेस को इनकरेज कर रहा है, इम्पिंच कर रहा है, तो ये चीज़ रिलीजन के पहले देखी जाएगी। लेकिन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, मुस्लिम वुमेन एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करा था शाह बानो जजमेंट में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत एपिक जजमेंट आया था, लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ और इस जजमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया गया था। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स जो इस बेसिस पे रहे हैं वो ये हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि ट्रिपल तलाक 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 को प्रैक्टिस करना एक बहुत ही बुरी बात है, जहां पे मुस्लिम्स एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी करते हैं और वो मुस्लिम वुमेन के राइट्स को वायलेट करते हैं, मुस्लिम वुमेन के राइट्स को इम्पिंच करते हैं, उनसे उनके राइट्स को छीना जाता है। तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी तरह का पर्सनल लॉ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। तो अगर पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कहता भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड है, तो आपको सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, इज ऑल्सो हियरिंग अ बंच ऑफ सच पिटिशंस रिलेटिंग टू शरीयत प्रैक्टिसेस। शरीयत प्रैक्टिसेस के तहत जितने भी लॉज, जितने भी कानून फॉलो होते हैं, वो सारे के सारे कानून सुप्रीम कोर्ट ने रखे अपने सामने, या सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ना किसी ने रखे हुए थे। सेंटर ने एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को यह कहा टू रीलुक दीज प्रैक्टिसेस, कि वो शरीयत लॉ की प्रैक्टिसेस को दोबारा नोटिस करें, देखें क्या हो सकता है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को वायलेटिव हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल रन करने की कोशिश करते हैं, जहां पे किसी के ऊपर अत्याचार होता हो, चाहे वो मुस्लिम वुमन हो, या किसी के ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हो या छीने जाते हो, कॉलिंग देम वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लाइक जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, ईथोस ऑफ सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए, लाइक जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, ईथोस होना चाहिए सेक्युलरिज्म की तरफ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट मेंटेन करते हुए लोग चल पाए। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी इन द केस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। और रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या थी, लॉ कमीशन ने रिलीज करा एक क्वेश्चनर जहां पे ये स्टेट करा गया, सिटीजन्स हैव बीन इनवाइटेड टू गिव देयर ओपिनियन ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिटीजन से मांगा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या सोचते हो। तो क्वेश्चन एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, इसमें कई चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे कि शादी, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस अमंग अदर्स। तो सारी की सारी तरीके से ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं इस क्वेश्चनर के तहत। द लॉ कमीशन हैज अंडरटेकन दिस एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू रिवाइज और रिफॉर्म कर सकें फैमिली लॉस को अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये बोलता है दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जितने भी सिविलियन लॉज अप्लाई होंगे, दे विल बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन, वो सबके लिए सेम रहेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रीसेंट डेवलपमेंट्स में ऊपर उठी। तो ध्यान रखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है आर्टिकल 44। ये पार्ट फॉर्म करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के तहत। तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स नहीं थी इस केस के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या ये फैक्ट है या ये फैक्ट नहीं है। इज इट नॉट अ फैक्ट दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस, अगर जस्टिस कुछ ही लोग लेने लगे और जस्टिस लेने के साथ साथ वो अपना कोर्ट चलाने लगे, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया जस्टिस का। तो क्या ये ट्रू है, क्या ये फैक्ट है, क्या ये सच्चाई है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इन डेवलपिंग कंट्री, सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्री में नहीं, लाइक इंडिया, बट इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी ये चीज फॉलो करी जाती है। हमारा कानून, डज आवर लॉ नॉट रिकॉग्नाइज आर्बिट्रेशन एंड अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या हमारा कोर्ट या हमारी गवर्नमेंट उस चीज को रियलाइज नहीं करती है, हमारा कानून उस चीज को रिप्लाई नहीं करता है। गवर्नमेंट्स डू अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द कोर्ट सिस्टम एज वन ऑफ स्पीडी एंड इम्पार्शियल जस्टिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करोड़ों केसेस अलग अलग कोर्ट्स के आगे पड़े हुए हैं। अब वो सारे के सारे केसेस ऐसे हैं कि आप चाहते हो कि सारे केसेस जल्दी डिस्पोज हो, दे शुड बी स्पीडी डिस्पोजल, और जस्टिस मिले तो जस्टिस सबके लिए इक्वल हो, इम्पार्शियल ना हो। लेकिन असलियत में यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है, दे आर ऑफन स्लो एट देयर बेस्ट एंड कॉन्डुइट्स फॉर ग्रॉस इनजस्टिस एज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनर आया था वो किस तरीके से दिखता था, उसमें कई सारे सवाल पूछे गए थे। देखिए क्या सवाल पूछे गए थे लोगों से। विल यूनिफॉर्म सिविल कोड और कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, ये जेंडर इक्वालिटी इंश्योर करेंगे। शुड यूनिफॉर्म सिविल कोड बी ऑप्शनल, क्या ये ऑप्शनल होना चाहिए, क्या इसे इंप्लीमेंट होना या ना होना ऑप्शन पे बेस्ड होना चाहिए। क्या ये नोट प्रैक्टिस क्या ये प्रैक्टिसेस को बैन कर देना चाहिए, फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बी बैंड एंड रेगुलेटेड, चाहे वो पॉलीगैमी हो, पॉलीएंड्री हो, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बैन कर देना चाहिए। शुड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक बी कैरिड फॉरवर्ड,
क्या ट्रिपल तलाक कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए? क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट हिंदू वुमेन आर बेटर एबल टू एक्सरसाइज द राइट टू प्रॉपर्टी विच इज ऑफन bequeathed टू सन्स अंडर कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जो सन्स के पास जाती है, बेटियों के पास नहीं आती है? डू यू अग्री दैट द 2-year पीरियड ऑफ वेट फॉर फाइनलाइजिंग डिवोर्स वायलेट्स क्रिश्चियन वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी? तो ये सारे के सारे सवाल आप देख सकते हैं। ऐसे ही कई सारे सवाल एक क्वेश्चनर में ड्राफ्ट करके लॉ कमीशन ने लोगों तक भेजे थे। तो इसका कंक्लूजन क्या बनता है? जैसे जैसे आप देख रहे हैं, वर्ल्ड विटनेस कर रही है राइज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दुनिया में बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। तो इसके बढ़ने की वजह से इंडिया ने भी इस चीज का रेडिकलाइजेशन एक्सपीरियंस करा है मुस्लिम यूथ के थ्रू। इंडिया टू हैज सीन द इमर्जेंस ऑफ रेडिकलाइजेशन अमंग मुस्लिम यूथ। एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए दोनों कोर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल हिंदुस्तान के, उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉडर्न इंडियन स्टेट अलाउ नहीं कर सकता एक पैरेलल लीगल सिस्टम को ऑपरेट करना। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो लोग ऑपरेट नहीं कर सकते और वो अपनी कंट्री के लिए फंक्शन करते रहें, जो कि संविधान तौर पे उनको अलाउड है। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल क्रिएट करे जाएंगे, बट अंडर प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इफ एंड ओनली इफ दे एडजुडिकेट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करा सब कुछ जा सकता है, लेकिन जो मेन लॉ ऑफ लैंड है यानी कि अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो शरिया कोर्ट्स में गो आउट ऑफ बिजनेस इफ आर सिविल कोर्ट्स रेंडर कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली जस्टिस। तो शरिया कोर्ट्स का फैशन खत्म हो जाएगा, लोग इन्हीं कोर्ट्स में जाना चाहेंगे। तो ब्रॉडर कॉन्सेंसस ये है, इट नीड्स टू बी इवॉल्व टू रिफॉर्म पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज टू इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे आती है, तो यहाँ पे आपको क्या इंश्योर करना है कि वुमेन के भी इक्वल राइट्स हैं और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के भी इक्वल राइट्स हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको ऐसे ही और अच्छे केसेस देखने हैं तो वो सारे केसेस हमारी क्लैट पेन ड्राइव का पार्ट है। यहाँ पे सारे केसेस का नाम आता है आईसी गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, एसआर बोमई केस, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, मेनका गांधी केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस, केएम नानावती केस, विशाखा नदर्स केस। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इंदिरा सोनी केस एंड लिली थॉमस केस। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का पार्ट हैं। तो इन सारे कोर्सेज के लिए आप हमारी पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9716523859। आप इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं या gaurav.studyiq@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।